Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and IIT alumnus, and in this video we are going to start chapter number 2 electrostatic potential and capacitance from class 12 CBSE physics and 1 mark का क्वेश्चन हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो मार्क मैंने नहीं किया है, ठीक है। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आई गेस यू नो दैट व्हाट इज equipotential surface. Equipotential surface, equi means same, potential means potential you know ना, V से रिप्रेजेंट किया जाता है potential, ठीक है। तो potential is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinite to a point in a given electric field, है ना, ये पोटेंशियल होता है, ठीक है भाई। सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें प्लॉट करना है फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज एंड देन एक नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2l, है ना, इस तरीके से होता है। अब इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए, सिस्टम के लिए, वी नीड टू प्लॉट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे प्लॉट होगा? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि इसका जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनता था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती थी? पॉजिटिव से निकलती थी और नेगेटिव को जाती थी, पॉजिटिव से निकलती थी, नेगेटिव को जाती थी, है ना, इस तरीके से कुछ बनता था ये, और यहाँ पे नेगेटिव को एंटर करती हुई इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव से निकलती हुई, ऐसा कुछ फील्ड लाइन का कॉन्फ़िगरेशन होता था। अब इसका फील्ड लाइन बनाने का उद्देश्य है कुछ इसके पीछे। देखो फील्ड लाइंस बनाने से क्या हुआ ना कि फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोथ आर एट परपेंडिकुलर ऑलवेज। जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बनाओगे उसके रेस्पेक्ट में जब आप फील्ड लाइंस को देखोगे तो फील्ड लाइंस बिल्कुल नॉर्मली वहां से निकलती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि चार्जेस क्या हैं, इटसेल्फ इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। चार्ज का टोटल सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल होता है, इसलिए उसके अंदर कोई फील्ड नहीं होता, है ना, फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, ये इक्विपोटेंशियल है, ठीक है। तो इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं ना तो वो कुछ इन सारी लाइनों पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से बन गया एक। और वैसे ही दूसरा बनाओ तो देखो इधर की ओर ये फैला हुआ है लेकिन इस साइड पे ये करीब होगा क्योंकि फील्ड लाइंस करीब है ना। वैसे ही अगला कैसा बन जाएगा? इस तरीके से। तो ये जितने भी पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस में बना रहा हूं, उससे अगर आप ये रेड वाले फील्ड लाइंस को देखो तो रेड वाले फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस ब्लू लाइंस। तो ये ब्लू लाइंस जो हैं ये पोटेंशियल्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बता रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बन जाएगा। तो आप डिफरेंट कलर का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप पेंसिल से भी बना सकते हो, लेकिन आपको शो करना होगा, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाना होगा, फाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। सिंपल सा एक पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने में पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सरफेस तो सेम होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो सब बातें अलग हो जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो बिल्कुल सेम बनने वाले हैं। और ऐसे टेस्ट चार्ज जो हम लेते हैं, जो भी लेते हैं हम लोग, हमेशा स्फेरिकल अज्यूम करते हैं ना। स्फेरिकल अज्यूम किया तो फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी? बिल्कुल स्फेरिकल, इस तरीके से। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो फील्ड लाइंस का डिस्टेंस जो होगा ना पहले वाले से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखो डिस्टेंस इतना है, ये वाला डिस्टेंस, सेकंड वाला डिस्टेंस पहले वाले डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, थर्ड वाला डिस्टेंस कुछ और ज़्यादा होगा। तो लाइन कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको मेजरमेंट के साथ बनाना है, लेकिन जस्ट यू शुड नो दिस थिंग, ओके। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे मार्क नहीं किया मैंने, ये से 1 ले लो, इसे 2 ले लो, ठीक है। डज द चार्ज गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। देखिए तो आप चाहे एक हॉलो स्फीयर लो चाहे एक सॉलिड स्फीयर लो, अगर दोनों कंडक्टिंग हैं, दोनों क्या हैं? कंडक्टिंग हैं, कंडक्टिंग मटेरियल हैं, तो होता यह है कि चार्ज देते ही चार्ज क्या होता है? सरफेस पे
इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर ये एक स्फीयर है तो, ठीक है। सरफेस पे ही हमेशा चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और कभी भी बॉडी के अंदर तो जाता नहीं है चार्ज, बॉडी के अंदर नहीं जाता है, सरफेस पे ही मैक्सिमम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो वेदर इट इज अ हॉलो और इट इज अ सॉलिड, फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? तो आपको ये लिखना है कि वेदर इट इज अ हॉलो conducting material or a solid conducting material, the amount of charge that you are supplying to the material is going to be residing on the surface, and hence it does not depends on whether the configuration is hollow or solid। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Next, a point charge plus q is placed at point O as shown in the figure। is the potential difference VA minus VB is positive or negative? आपको ये बताना। देखिए ये प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है। अब जैसे ही प्लस चार्ज कोई सा होगा तो मुझे बताओ, मैंने ये एक पॉइंट लिया A, ये एक पॉइंट लिया B। प्लस चार्ज हमेशा पोटेंशियल हायर रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा पोटेंशियल क्या, लोअर रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही बात? प्लस चार्ज के लिए पोटेंशियल हाई, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल लो। अगर आप प्लस चार्ज के करीब हो तो पोटेंशियल विल बी हायर, और दूर में पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स VA विल बी ग्रेटर देन VB। प्लस चार्ज के जितने करीब होगे पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, जितना दूर जाते जाओगे पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। तो अब मुझे बताओ VA ज्यादा है या VB ज्यादा है? ऑब्वियसली VA ज्यादा है, तो VA माइनस VB विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना तो क्लास 6 का स्टूडेंट भी बता सकता है, करेक्ट और नॉट? तो ये हो गया पॉजिटिव। हाँ, यही अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ये अगर नेगेटिव चार्ज होता तब VA माइनस VB क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। समझ में आ रही बात? ओके। और एक बात मैं बता दूं, अगर ये ऐसे मेरे पास चार्ज होता, यहाँ पॉइंट A होता जो कि R डिस्टेंस पे होता, और पॉइंट यहाँ पे B कोई सा होता जो कि अगेन R डिस्टेंस पे ही होता, तो ऐसे केस में VA माइनस VB विल बी 0 होता। समझ में आ रही बात? चलो छोटी छोटी बातें मुझे याद आ रही है तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट A above the dipole of dipole moment P to a point B below the dipole in equatorial plane without acceleration। बिना एक्सेलरेशन के मूव किया गया है। फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। वर्क डन हमें निकालना है। A से B तक किसी चार्ज को मूव किया जा रहा है, A से B तक किसी चार्ज को मूव किया जा रहा है। वी नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन। देखो वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन जो होता है वो होता है चार्ज, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो मल्टीप्लाइड विथ, अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल VA ले लूँ पॉइंट A का और पॉइंट B का VB ले लूँ, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इन द पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, VA माइनस VB, डिफरेंस इन द पोटेंशियल मल्टीप्लाइड विथ चार्ज is going to give you the amount of work done। ठीक है, समझ में आती बात? तो यहाँ पे VA और VB अगर मुझे पता चल जाए तो मैं पता कर लूंगा क्या, कि वर्क डन कितना है। तो देखो VA निकालने के लिए एक तो पहली बात पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है, आपको पॉइंट A पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो फाइंड आउट द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस Q, फाइंड आउट पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस Q। और ये डायरेक्शन दिखाने का ये मतलब नहीं हुआ कि ये डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल नहीं है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल A पे होगा वो निकाल लो, प्लस की वजह से जो पोटेंशियल A पे होगा वो निकाल लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये जो लाइन है ये बिल्कुल एट द मिड है, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं L ले लूँ, इस डिस्टेंस को D ले लूँ, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का अंडर रूट, करेक्ट ना? वैसे ही ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का अंडर रूट। मीन्स दोनों से डिस्टेंस तो बराबर है भाई। अगर मैं VA पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस Q निकालूं, पहला पॉइंट, तो कैसा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन Q बाई R। Q बाई R होता है फॉर्मूला, करेक्ट? यहाँ पे माइनस Q की वजह से निकाल रहा हूँ तो माइनस Q बाई R आ गया, फाइन। और सेकंड पोटेंशियल V पे VA बिकॉज ऑफ प्लस Q निकाला जाए अगर, तो वो होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई R, करेक्ट ना? अब चूंकि पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट इज अ स्केलर थिंग, स्केलर समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस की, सभी चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल आ रहा है उनका स्केलर समेशन ही क्या होता है, नेट पोटेंशियल होता है। तो VA नेट जो होगा वो समेशन ऑफ दिस प्लस दिस होगा,
है ना। तो आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस एक प्लस है एक माइनस है, तो नेट क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। करेक्ट। अब तुम ऐसा ही सोचो, इस लाइन पे तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो भाई, इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, हर जगह पे वी नेट जो आएगा ना वो तो 0 ही आने वाला है। दैट मीन्स ये इस लाइन को मान लो चाहे इसी पर बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर क्या सरफेस ले लो तुम, बिल्कुल पेज से बाहर आता हुआ एक सरफेस ले लो, उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे, पोटेंशियल नेट पोटेंशियल इज गोइंग टू बी 0। तो पॉइंट ए पे भी पोटेंशियल 0 है, पॉइंट बी पे भी पोटेंशियल 0 है, पॉइंट ए पे भी पोटेंशियल 0 है और पॉइंट बी पे भी पोटेंशियल 0 है। तो टेल मी व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल भी 0 ही होगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के लिए तो हमें पता था ना भाई कि चार्ज को मूव कराने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। कोई भी आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस पता कर लिया कि 2 पॉइंट एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हैं, तो भाई सीधी सी बात है कि वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। एक ही सिंगल इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों लाई कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई द वर्क डन इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज द डिफरेंस इन पोटेंशियल इज 0। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, वाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू अ पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, कंडक्टर ही बना लो, कंडक्टर का सरफेस ही तो इक्विपोटेंशियल होता है। अब यहाँ से फील्ड लाइंस क्या होती थी, परपेंडिकुलर निकलती थी, है ना, ये तो हमने पढ़ा था। अब कह रहा है कि क्यों परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर देखो इक्विपोटेंशियल पे इसलिए होती है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें ये बात पता है कि द वर्क डन इन मूविंग एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और नेगेटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। क्या होता है, वो वर्क डन हमेशा 0 होता है। किसी भी इक्विपोटेंशियल के 2 पॉइंट पे चार्ज को मूव कराने के लिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 0, और 0 होना है अगर वर्क डन को, तो फील्ड लाइंस का कोई भी कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, एंड दैट इज वाई दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये सब आप शब्दों में लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 2 point charges q and minus 2q are kept d distance apart. Find the location of point related to the charge q at which potential due to this system will be 0. चलो एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया भाई, एक क्या कर लिया, प्लस क्यू चार्ज ले लिया, एक ले लिया माइनस 2q चार्ज ले लिया, फाइन। और ये इस तरीके से है। Let's suppose this total distance is d. This total distance is d, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ पे कोई पॉइंट P मैं अज्यूम करता हूँ जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है। पॉइंट P हमने अज्यूम कर लिया जहाँ पे पोटेंशियल 0, लाइन पे निकालना है ना। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू चार्ज Q एट विच पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया और हमें Q के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ये x डिस्टेंस में मान लेता हूँ। फाइनली मुझे x निकालना है, ओके। चलो अब पॉइंट P पे बिकॉज ऑफ प्लस Q पोटेंशियल निकालते हैं। पॉइंट P पे बिकॉज ऑफ प्लस Q पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो पोटेंशियल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन Q चार्ज क्या है, Q की वजह से Q ही है डिवाइडेड बाई x, है ना। और पॉइंट P पे बिकॉज ऑफ माइनस 2q क्या होगा पोटेंशियल, बता दो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q डिवाइडेड बाई x, यही होगा, है ना। अब इन दोनों का समेशन जो है कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, तभी तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0। नेट पोटेंशियल 0 मीन्स समेशन ऑफ दिस टू शुड बी 0। तो समेशन को 0 कर लो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन निकाल लिया, q बाई x, सॉरी दिस वन विल नॉट बी x, ये क्या होगा भाई, ये डिस्टेंस क्या होने वाला है, ये d माइनस x होगा ना, गलती हो गई थी, है ना। तो इससे तुम क्या कर लो, d माइनस x कर लो, ठीक है। देन दिस वन माइनस 2q डिवाइडेड बाई d माइनस x, दिस इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये तो ऐसे डायरेक्टली कट गया, q एंड q को भी आप काट लो, तो आपको समझ में आएगा 1/x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/d माइनस x, ठीक है। एंड 2 भी है,
तो ये सॉरी ये वाला क्या है 2 है. फाइन. नाउ देन d माइनस x विल बी इक्वल्स टू 2x, दैट इज d इज इक्वल्स टू 3x, दैट इज x इज इक्वल्स टू d by 3. सो योर आंसर इज x इज इक्वल्स टू d by 3. क्योंकि आपको q के रेस्पेक्ट में बताना था प्लस q के रेस्पेक्ट में, तो x विल बी इक्वल्स टू d by 3 और d तो गिवन क्वांटिटी है यहाँ पे दी हुई है ना, तो d by 3 हम लिख सकते हैं बिल्कुल आंसर में. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं आगे. द फिगर, यहाँ पे देखो 3-4 क्वेश्चन हैं. 14 देन 13 10 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है. इतने सारे क्वेश्चन हैं और सब ऑलमोस्ट रिलेटिव हैं और छोटे छोटे हैं, डायरेक्ट जस्ट बात करने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने इन्हें साथ में ले लिया. द फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज. इज द वर्क डन बाय फील्ड इज मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. ये इन होना चाहिए, ये इज नहीं होना चाहिए. इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, पॉजिटिव और नेगेटिव. ये तो अभी अभी बात की ना, पॉजिटिव चार्ज से जितनी दूर जाओगे पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है. तो आपको Q से P लाना है. Q पे मुझे बताओ पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा. VQ पोटेंशियल भाई लेस देन VP होगा ना, है कि नहीं, है ना, कम होगा. तो वर्क डन करने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q देन फाइनल पोटेंशियल, नॉट फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, Q माइनस VP. ठीक है. और VQ तो भाई लेस देन है, VQ क्या है, लेस देन है VP से, तो ये नेट क्या होने वाला है, नेगेटिव बन जाएगा. करेक्ट, नेगेटिव बन जाएगा. तो ये एक तरीका हो गया कि नेगेटिव वर्क डन होने वाला है ये पता करने का, पॉजिटिव है या नेगेटिव वर्क डन, ये एक तरीका हो गया. इसके अलावा तुम E.dr वाला फॉर्मूला जानते हो ना, E.dr से भी वर्क डन निकाल सकते थे. तो E.dr आप डायरेक्शन देख लो ना, डिस्टेंस किधर हो रहा है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब देखो यहाँ से इधर की ओर लाया गया, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, नीचे की ओर. फाइन. और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ही हो गया, और फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फील्ड का डायरेक्शन तो ये है ना, क्योंकि पॉजिटिव से तो फील्ड बाहर की ओर जा रहा है. फील्ड का डायरेक्शन देखो ये इधर की ओर है, फील्ड का डायरेक्शन ये, dr का डायरेक्शन ये, अपोजिट जस्ट, दैट मींस थीटा इज गोइंग टू बी 180 डिग्री. 180 डिग्री के लिए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा इज -1. तो -1 होने की वजह से E.dr क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो ये भी एक तरीका हो सकता है निकालने का. अगर आपको पोटेंशियल से नहीं जाना है तो आप E.dr से भी जा सकते हैं. ठीक है. फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्टिफाई. ये अभी अभी हमने देखा है कि किसी भी चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमेशा नॉर्मल होता है. क्यों नॉर्मल होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन शुड बी 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायरेक्शन में मिल गया, दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड विच इज नॉट ट्रू. ये 2-3 बार मैं तुम्हें बता चुका हूं, लिख लिया करो रुक के. ठीक है. व्हाट इज द जियोमेट्रिकल शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज. ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं. क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप पूछ रहा है, तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को फाइंड आउट करने के लिए, ये चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ये भी स्फेरिकल होने वाला है. ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहा है, स्फेरिकल लिख दो, लेकिन चार्ज के साथ हमेशा सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बना दो. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एट द सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि अगर सेंटर पे ऐसे किसी पॉइंट पे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना है, सच दैट कि दोनों ही पॉइंट r डिस्टेंस पे हैं, तो भाई यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल VA एंड VB ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे ना. अगर पोटेंशियल बराबर है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा. तो वैसे ही किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर एक पर्टिकुलर रेडियस पे, एक आर्क पे ऐसे मूव कराना है आपको, तो किसी भी एक पॉइंट से किसी भी अनदर पॉइंट पे जाने के लिए हमेशा वर्क डन इज 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा 0 होता है. चार्ज मूव कराने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता है. आगे बढ़े, चलो. Why electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as on its surface. Why electrostatic potential is constant throughout the volume of a conductor. क्यों constant होता है potential भाई, बताओ. and has the same value on the surface also. तो हमने fields में पढ़ा था, field में क्या पढ़ा था कि inside a hollow conductor क्या हो जाता है, बिकॉज
नेट चार्ज क्यू नेट 0 होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ई क्या है, 0 है, दैट मीन्स अगर थ्रू आउट हर जगह 0 है ना, हर एक पॉइंट पे 0 है, अगर हर एक पॉइंट पे फील्ड 0 है तो मुझे बताओ हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है ना। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का ही मतलब तो क्या होता है, फील्ड 0 हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है क्योंकि पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अगर डेल्टा V 0 है दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी एक कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा क्योंकि फील्ड एवरीवेयर इज 0। गॉस लॉ से हमें पता है कि अगर इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो भैया फील्ड भी 0 होगा। अगर फील्ड 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। अगर चेंज इन पोटेंशियल 0 है दैट मीन्स पोटेंशियल विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, और दूसरी बात अगर सरफेस की अगर पूछी जाए तो सरफेस का तो हमें पता ही है कि सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। क्यों होता है, क्योंकि सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। परपेंडिकुलर निकलने का मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, और चार्ज को किसी एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, काफी सारी बातें कर ली हमने, बस फटाफट सुनो, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तुम्हें एक एक लाइन में आंसर देना है। ठीक है, why the potential inside a hollow spherical charged conductor is constant and has the same value as on its surface। अच्छा यही क्वेश्चन पढ़ा क्या अभी हमने, why electric potential, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ो। why there is no work done in moving a charge from one point to another point on an equipotential surface। फिर सेम क्वेश्चन है, do I need to repeat, हम कर चुके हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है, a hollow metal sphere of 5 centimeter is charged such that the potential on its surface is 10 volt। what is the potential at the center of the sphere। अगेन hollow metallic sphere है तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जो सरफेस पे है वो इनसाइड होगा, बाहर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, सो आंसर विल बी 10 वोल्ट ओनली। कैन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा क्या होता है, फील्ड लाइंस होती हैं, और फील्ड लाइंस का किसी एक पॉइंट पे सिंगल डायरेक्शन होता है। अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट पे ले लो तो एक डायरेक्शन तो ये मिल गया, एक डायरेक्शन ये मिल गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात किया था कि इंटरसेक्ट करती हैं तो 2 डायरेक्शन हमें मिलेंगे फील्ड लाइंस के, लेकिन वहां पे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, अगर ये इस तरीके से फील्ड लाइंस है तो फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता था, लेकिन इक्विपोटेंशियल के केस में फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। ये 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल होता है, वहां पे टेंजेंशियल होता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, कर चुके हैं, छोड़ दो। नेम अ फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज जूल्स पर कूलम, इट इज अ स्केलर और वेक्टर, वेदर इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर। तो जूल्स पर कूलम किसका यूनिट है, जूल्स, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही तो हुआ ना जूल पर कूलम, है कि नहीं। ये किसका यूनिट है, पोटेंशियल का यूनिट है, समझ में आ गई बात। और पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। जाते हैं करंट, व्हाई डज करंट इन स्टेडी स्टेट फ्लो डू नॉट फ्लो इन अ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। देखो एक बैटरी इस तरीके से आप ले लो, ठीक है, इसे अगर किसी कैपेसिटर ले लो और एक बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट किया, प्लस माइनस ये कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटेंस इज C। तो जब हम चार्ज कर रहे होते हैं या डिस्चार्ज कर रहे होते हैं ना कैपेसिटर को, तब यहाँ पे करंट फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाता है तब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है, करंट का फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो कैसे, क्यों, यही हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि करंट फ्लो के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। क्या बताया मैंने, एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, व्हाट इज फाई, फाई इज द फ्लक्स, फाई इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो जब स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है, जब स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है, उस कंडीशन में फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट। दैट मीन्स चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। स्टेडी स्टेट कहा है,
इट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होने वाला है, जीरो हो जाएगा। स्टेडी स्टेट कंडीशन में चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो जाता है, एंड दैट इज वाई करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर बिकम्स जीरो in case of steady state. But in unsteady state, that means during charging or discharging, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के टाइम की बात करें तो फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट एंड हेंस डी फाई बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड हेंस करंट विल नॉट बी जीरो। तो करंट फ्लो करेगा उस समय पे। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The given graph shows the variation of charge Q versus potential difference V for two capacitors C1 and C2. अब देखो दो कैपेसिटर के लिए यहाँ पे ग्राफ बनाया है Q वर्सेस V एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि C1 और C2 किसका है, A का है या B का है। और क्वेश्चन पे एक जो बात कही गई है वो ये है कि कैपेसिटर हैव द सेम प्लेट सेपरेशन। प्लेट सेपरेशन मीन्स D तो सेम है, बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन C1 मीन्स A2 इज ग्रेटर देन A1। ये बात याद रखनी है। अब देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 विल बी एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी। D1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्लेट सेपरेशन तो दोनों के लिए सेम है। वैसे ही अगर मैं C2 की बात करूं तो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी। अब मुझे बताओ A1 ज़्यादा है या A2 ज़्यादा है? प्लेट एरिया फॉर C2 इज ग्रेटर, दैट मीन्स A2 इज ग्रेटर। अगर A2 ज़्यादा है तो C2 बड़ा होगा या C1 बड़ा होगा? C2 बड़ा होगा, है ना? C2 बड़ा हो गया। इतनी बात पता चल गई, इतना समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है Q V और C के बीच में, दैट इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू C V। ये रिलेशन याद है आपको? चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज डिफरेंस, है ना? तो ये हो गया बात। अगर ऐसा रिलेशन है तो क्या ये y इज इक्वल्स टू mx जैसा दिख रहा है ना? ये देखो ये y रिप्रेजेंट कर रहा है और पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x डायरेक्शन पे x रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कैपेसिटेंस इज नथिंग बट स्लोप। कैपेसिटेंस क्या है? स्लोप है। तो अगर कैपेसिटेंस ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, कैपेसिटेंस कम तो स्लोप कम। कैपेसिटेंस किसका ज्यादा है? C2 का ज्यादा है, तो स्लोप किसका ज्यादा होना चाहिए? C2 का स्लोप ज्यादा होना चाहिए। स्लोप किसका ज्यादा होना चाहिए? C2 का ज्यादा होना चाहिए। तो C2 यहाँ पे A और B में किसका स्लोप ज्यादा है? A का स्लोप ज्यादा है तो C2 A के लिए होगा और B के लिए C1 का होगा। आ गई बात समझ में? वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बस दिमाग लगाना था और फटाफट जवाब देना था। 1 मार्क का क्वेश्चन। चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डाइइलेक्ट्रिक एंड अ कंडक्टर। तो सीधी सी बात है यार, देखो कंडक्टर तो कंडक्टर है, दैट मीन्स फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। यहाँ पे फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ फ्री चार्ज अवेलेबल किसमें? कंडक्टर्स में फ्री चार्ज अवेलेबल होते हैं, नॉन कंडक्टर्स या डाई इलेक्ट्रिक्स में फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होते हैं। दैट इज द सिंपल डिफरेंस। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम, व्हाट इज इट्स यूनिट? तो डाइइलेक्ट्रिक ऑफ अ मीडियम को डिफाइन किया जाता है, देखो रिप्रेजेंटेशन तो क्या है, डाइइलेक्ट्रिक फॉर अ मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम। देखो क्या होता है, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सोचो। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब क्या है? आइदर एयर या फिर मान लो वैक्यूम। ऐसे कंडीशन में जो भी कैपेसिटेंस होता है ना, उसे हमने लिख दिया C0, ठीक है? उसे क्या लिख दिया? C0 लिख दिया। अब अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मैं कोई मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, कोई मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है इन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जैसे ही मटेरियल इंसर्ट कर दिया, अब नया कैपेसिटेंस मुझे मिल गया C। फाइन। तो नया जो कैपेसिटेंस होगा, आइदर वो ज़्यादा होगा कम होगा, जो भी बात है, मोस्टली ज़्यादा हो जाता है। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसीलिए डाइइलेक्ट्रिक ऐड करते हैं, ठीक है? तो ये जो कैपेसिटेंस नया आया, नाउ हमें पता चला कि कुछ मीडियम डालने से क्या होता है? कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो हमने एक नई बात कही डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक डालने पर, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। डालने पर क्या हुआ कि कैपेसिटेंस हमने बढ़ा हुआ पाया, जो कि हम चाहते हैं। कैपेसिटेंस हम कैपेसिटेंस का बढ़ाना चाहते हैं। हायर कैपेसिटेंस में हमारा काम आसान हो जाता है, तो कैपेसिटेंस हम बढ़ाना चाहते हैं। तो कैपेसिटेंस जब हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, और हमने डिफाइन किया कि भाई नया कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय पुराना कैपेसिटेंस को ही हम क्या कहेंगे? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह देंगे कि
कितने अमाउंट में, कितने रेशियो में वो इंक्रीज कर रहा है कैपेसिटेंस को। फाइन। सो कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ capacitance of the capacitor when there is dielectric present to the capacitance of the capacitor when there is no dielectric, that means वैक्यूम की केस में, ये वाले केस। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आपको अब इसको शब्दों में लिख लेना है। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें से 2 टॉपिक थे। पहला तो पोटेंशियल वाला टॉपिक और दूसरा जो है कि कैपेसिटेंस वाला टॉपिक। तो दोनों ही टॉपिक इसमें हमने कवर कर लिया। 1 मार्क के सारे क्वेश्चन जो भी आज तक पूछे गए हैं हमने सारे के सारे कवर कर लिए। ठीक है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि जो कि रिपीटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं आपको जरूर रेफरेंस दे देता हूँ कि यार यहाँ पर हमने ये चीज क्वेश्चन कर रखी है, तो दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसे बता दिया करेंगे हम आपको, ताकि आप फिर से प्रीवियस क्वेश्चन पे जाके एक बार देखें तो सही कि है क्या, है ना। और 1 मार्कर में तो मैंने आपको सभी बता दिया। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और 2 मार्क का क्वेश्चन देखेंगे। और आपको पढ़ते समय जो भी डाउट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज़ मेक अ नोट बनाओ। और जो भी हम व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह क्रिएट करेंगे अगर आप लोगों का साथ में, तो उसमें भी आप अपने डाउट क्लियरिंग कर सकते हो। अदरवाइज वीकली हम तो एक बार आपसे मिलेंगे। फाइन, चलो बाय बाय, टेक केयर।